तौर से आप लोग अपने दिमागों को साफ करना। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर प्राय सभी के दिमाग में कहीं न कहीं कोई न कोई रूढ़िगत परंपरा का हजारों वर्षों का कूड़ा है। उस कूड़े को जहां तक बन पड़े झाड़ू दे करके साफ करते जाना, वरना क्या होगा कि जब आपके बीच में कोई लड़की आती, और राजनीति में गुटबाजी बंद करना असंभव है। गुटबाजी का स्वरूप आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन गुटबाज रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जहां 50 आदमी भी होंगे वहां भी गुटबाजी चलेगी। ये राजनीति, कई दफे लोग चिल्लाते हैं कि हिंदुस्तान के पार्टियों के अंदर ही पार्टियां बनने लग जाती हैं। ये तो राजनीति का एक लक्षण होता है भाई, कि एक तरफ तो पार्टियां बहुत रहती हैं, आपस में लड़ती हैं, पार्टी के अंदर भी लड़ाई होती है। क्योंकि राजनीति का मतलब क्या, बुराई से लड़ो, तो बुराई से लड़ते लड़ते अंदर भी बुराई से लड़ने की प्रवृत्ति चली जाती है, तो वो लड़ाई करने की इच्छा रहती है। और अगर मान लो कोई लड़की है, अंदर की राजनीतिक लड़ाई में किसी एक गुट में है, हमारे गुट में नहीं है, तो भारतीय दिमाग तार्किक युद्ध न करके एक आसान सा युद्ध चला देता। अरे उसकी बात मत करो, वो लड़की, उसको नहीं जानते कौन है, कैसी है, बस खत्म हुआ मामला। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में वो सब नर महानीच हैं, महानीच पतित हैं, जो किसी लड़की के बारे में कभी कोई शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। ये आप निश्चित रूप से समझ करके रखना। जो हिंदुस्तान की नारी है वो कितनी बेचारी दबा दी गई है। मत कहना कि वो सिंहासन पे चढ़ाई। खैर, अब इस बात को तो मैं छोड़ ही देता हूं, इतनी ये सफाई हो गई। अब दूसरी बात ये कि नहीं, दूसरी बात आप मुझको कहने ला लीजिए, आप ही की बात में कह दूं कि मैंने कल इनसे कहा था कि जितनी मेहनत इन्होंने देश विदेश से संदेशे मंगवाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत इन्होंने हैदराबाद के स्कूल कॉलेज के यूनियन संघों के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, उनसे मिलने में लगाई होती, तो आपकी उपस्थिति कम से कम 200, 400, 500 तो होती ना। अब ये मुझे तर्क देंगे कि मैं अकेला यहाँ क्या कर सकता था, यहाँ के लोग बड़े निकम्मे थे। मैं मान ही लेता हूँ, यहाँ के लोग तो खैर निकम्मे हैं ही, उसके ऊपर तर्क करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर निकम्मे होते तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज दूसरी दिखाई पड़ती। लेकिन अब इन्होंने जो मेहनत लगाई, मैं खाली इनके बारे में कह रहा हूं, और वो सब आप अपने लिए भी समझ लेना। तो अच्छा, फिर भी देखो, जो उदाहरण मैंने दिया वो शिखर राजनीति का ही, यानी स्कूल कॉलेज के जो संघ हैं उनके अफसरों से मिलते जाके, तो वो शिखरी राजनीति एक तरह की हुई ना। इन्होंने काम जो किया है तो महाशिखर का कर दिया कि हंगरी के विद्यार्थी संगठन और तिब्बत वालों से भी कोई संदेश आया नहीं, उनसे नहीं आया। खैर, तो ये जापान वगैरह सब ठीक ही है, और देश के अंदर भी जितने भी संभव असंभव लोग हो सकते थे, सबका एक महाशिखर सम्मेलन हो गया संदेशों के हिसाब से। अच्छा, जो मैंने उदाहरण दिया ये भी शिखर वाला था। सच पूछो तो मेरा आखिरी जो सचमुच तले की राजनीति वो क्या होती कि न सिर्फ वो यूनियन के मंत्रियों और अफसरों से जाके मिलते, बल्कि जो कहीं भी विद्यार्थी या युवजन होते जिनके बारे में सुनते ये कि ये समाजवादी है या हो सकता है या कभी रहा है, उनसे मिलते, तो इस सम्मेलन की शक्ल दूसरी होती। अच्छा, ये मत समझना कि मैंने लाडली मोहन के बारे में कहा। सच पूछो तो लाडली मोहन के बारे में इसलिए कह दिया कि जरा ये मेरे पास ज्यादा रहते हैं, तो कई दफे मैं सोचता हूँ कि मालूम होता है ये बकवास सब फिजूल है, सब पानी अपने बहाव से बहता रहेगा, और हम तो दिन रात चिल्लाते हैं भाई शिखर राजनीति छोड़ो, तले की राजनीति पकड़ो। अभी हमने हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को ये सलाह दी है, कम्युनिस्टों को, प्रजा को, जनसंघ को, स्वतंत्र को तो नहीं, कि ये शिखर राजनीति को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है, तले की राजनीति को पकड़ो। दिन रात आपके बीच में ये सलाह देते हैं। और एक आदमी जो कि काफी मेरे संपर्क में आता है,
वो भी शिखर के शिखरतम राजनीति को चलाने लगता है जब उसको मौका मिलता है, तो मुझको शक होता है कि ये हमारी जो बकवास है इसमें कोई दम है क्या? कभी किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ पाता। तो ये सिर्फ इनके लिए न समझना, ये तो बहुत मेरे पास साथ रहते हैं। आप लोग जितने हो सब शिखर ही राजनीति वाले हो, कोई तले वाली राजनीति का नहीं है। कम से कम समाजवादी युवक सभा में मैं किसी को नहीं जानता जो तले की राजनीति चलाता है, एक भी नहीं जानता। और ये जरा बार बार ज्यादा जोर से मैं कह देना चाहता हूं ताकि कहीं आप घमंड में आकर के लाडली मोहन की तरफ जब मेरा भाषण खत्म हो जाए तो जरा आंखें मटकाते हुए खड़े हो जाओ। तो मैं पहले से आपसे कह देता हूं, आप में से एक नहीं है जो तले की राजनीति चलाता है। मिसाल मत दे देना, कभी कोई 4 बरस में एक आध दफे किसी सिनेमा के सामने कोई साइकिल पर रखने वाले किसी चीज को जला दिया गया हो तो उसके बाद से हमारे ऊपर 2 बरस तक मुकदमा चला वगैरह वगैरह, ये सब शिखर राजनीति है। 5 बरस की शिखर राजनीति 2, 4, 10 दिन के लिए कहीं भूख हड़ताल कर दिया, कहीं गोली, हाँ बहादुरी है, गोली के सामने खड़े हो गए, ये सब हो जाता है, लेकिन तले की राजनीति से आपका संपर्क नहीं। तो ये दूसरी बात कहनी। तीसरी बात वो सरस्वती ने बताई थी, ऊपर सोच विचार किया है, कह देते हैं हम अपनी तरफ से, ये नाम कोई आपका बहुत अच्छा नहीं। मुझसे लोगों ने कहा दूसरा सोचो, मैंने कहा मैं तो सोचने से इनकार करता हूं, आपको जब सोचना हो खुद सोच साच लेना। लेकिन सरस्वती ने एक बात बताई थी कि युवक में युवती तो शामिल होती नहीं। मैंने भी ये जवाब दिया कि होती, लेकिन फिर जरा दूसरे दिन मैंने सोचा कि कुछ उसके तर्क में थोड़ा सा पाया है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा है। युवक युवती ये 2 अलग अलग शब्द हैं, और ये मैं मानता हूं कि युवक में युवक और युवती दोनों शामिल हैं, लेकिन युवक के 2 अर्थ है ना, एक तो तुम युवक हो और एक तुम और सरस्वती मिलकर के भी युवक हो। दोनों ये शब्द दोनों अर्थ में इस्तेमाल हो सकता है ना। तो इनका ये कहना था कि एक और शब्द चालू है अपने देश में कई भाषाओं में, वो है युवजन। तो खैर ये यूं ही कहना था। अच्छा, एक बात मैं आपको भाषा वाली बता दूं। इधर 4-6 दिन से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री साहब कुछ संतुलन अपना खो बैठे, मतलब बहुत सौम्य सभ्य भाषा में मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी हटाओ को लेके। और अब तक वो कई विशेषण इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या? गुंडा, कूप मंडूक, गुंडा, कूप मंडूक, निहायत बेवकूफ, बच्चे। अब खैर बच्चे भी हैं और गुंडा भी हैं, ये चीज कुछ खास समझ में नहीं आती, लेकिन जब आदमी अपना संतुलन खो बैठता है तो फिर उसका ख्याल नहीं करता कि वो क्या क्या कह रहा है। तो ये सब शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं। मेरे दिमाग में कुछ शक पैदा हो गया कि क्या अंग्रेजों से आजादी के बारे में बातचीत और समझौता करते वक्त कुछ अंग्रेजी भाषा के बारे में भी तो नहीं कहीं समझौता हुआ है? और अंग्रेजों से ये शर्त की गई थी कि अच्छा ठीक है भाई, तुम हमको आजाद कर दो और हम तुम्हारी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को हिंदुस्तान की रानी बनी रहने देंगे। क्योंकि असल में ये रानी का सवाल है। ये सवाल नहीं कि अंग्रेजी पढ़ना या नहीं पढ़ना है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान का कारोबार किस भाषा में चलना है। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब कि इस सारे सवाल को उलझा दें और बता दें कि ये सवाल तो पढ़ने लिखने का है कि अंग्रेजी पढ़े या ना पढ़े। अच्छा, मैं ये क्यों शक कर रहा हूं? क्योंकि अभी एक किताब निकली लेनर्ड मॉस्ले की, और अंग्रेज लोग हिंदुस्तान के बंटवारे को लेकर अब काफी किताबें छाप रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक हो रहा है कि इतिहास में वो दुर्नाम हो जाएंगे। तो उस किताब और जो किताबें भी छाप रहे हैं उनसे कई तात्पर्य निकलते हैं। कभी कोई तर्क बताते हैं, कोई तर्क बताते हैं। अब जैसे इसी मौसले वाली किताब में ये तर्क बताया कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका सबसे बड़ा सबब ये था कि माउंटबेटन को अपने पिता के अपमान का बदला चुकाना था। उसका पिता
जर्मन समझा जाता, इसलिए इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा नाव वाला अफसर बन नहीं पाया। इसलिए बाप के अपमान का बेटे के मन में बहुत कांटे की तरह चुभान थी। इसलिए एटली ने जब उसको कहा कि जाओ हिंदुस्तान में अपना काम करके आओ, तो ये एटली से समझौता करके आया था कि मैं हरगिज किसी हालत में इतने महीने से ज्यादा नहीं रहूंगा। पहले एटली ने ज्यादा वक्त बताया, फिर 18 महीने या 12 महीने पर समझौता हुआ था कि ठीक है तुम 12 महीने में वापस चले आना। तो माउंटबेटन के मन में तो यही था कि जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान से छुटकारा पाओ, इंग्लिस्तान वापस जाओ, एडमिरल्टी मतलब नाविक बेड़े के सबसे बड़े अफसर बनो। तो लेनर्ड मॉसले ने अपनी किताब में यही बताया है कि इतनी उसको जल्दी थी कि जैसे भी जो भी समझौता हो सकता था उसने कराने की कोशिश की। खैर ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई हिंदुस्तान के बंटवारे की चीज आसमान से नहीं टपकी जैसा कि मौसले कहते हैं या मौलाना आजाद कहते हैं। मौलाना आजाद का भी तो ये कहना है ना कि एकदम से माउंटबेटन साहब आए और फिर माउंटबेटन खुद और माउंटबेटन की बीवी दोनों ने अपना सम्मोहन चक्र चलाया, पहले पटेल पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, इसलिए बंटवारा हो गया। तो इन किताबों में बातें तो बुनियादी बात यानी जो तर्क देते हैं, जो जड़ की चीज निकालते हैं वो तो गलत है, लेकिन घटनाएं बताते हैं। और एक घटना मौसले ने अपनी किताब में बताई है कि पंडित जी शिमला गए थे, वाइसरॉय के यहाँ ठहरे थे, उनसे किसी समझौते पे बातचीत हुई, दोपहर को हुई और बातचीत इतनी खतरनाक हुई कि बस सब टूट टाट गई। ऐसा मालूम हुआ कि अब तो मामला सब खत्म। तो वीपी मेनन साहब बहुत घबराए और वीपी मेनन साहब ने और वाइसरॉय साहब ने तय किया कि ये दूसरा मसला रखा जाए और वही बंटवारे वाला। और वीपी मेनन साहब ने माउंटबेटन को कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य के तो सदस्य रहेगा हिंदुस्तान। तो माउंटबेटन ने कहा ये तुम कैसे कहते हो, ये क्या राजी बोलो, हम राजी करवा लेंगे। और वो राजी शायद पहले भी करवा चुका था। तो फिर नेहरू साहब से बातचीत हुई। नेहरू साहब तो पहले से तैयार बैठे थे कि आजाद हिंदुस्तान भला रानी का सदस्य या सेवक नहीं रहेगा तो किसका रहेगा। तब तक रानी आ चुकी थी या नहीं आई थी, खैर जो भी राजा रानी रहा हो। तो फिर रात के वक्त बहुत हंसी खुशी से बातचीत हुई और ये समझौता हो गया कि आजाद हिंदुस्तान अंग्रेजी साम्राज्य का सदस्य रहेगा। तो ये सब बातें बाद में नहीं हुई, बाद में तो दिखाने के लिए, जनता में बहस चलाने के लिए। ऐसी बहस चली थी जैसे मान लो हिंदुस्तान फैसला कर रहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में तो ये बातचीत माउंटबेटन में और नेहरू साहब में पहले ही तय हो चुकी थी कि एक हाथ से तो इंग्लिस्तान हिंदुस्तान को आजाद करेगा और दूसरे हाथ से आजाद हिंदुस्तान फैसला कर लेगा कि हम अंग्रेजी साम्राज्य के सदस्य रहेंगे। तो अब ये सब घटनाएं साफ आ रही। मैंने अपनी किताब में लिखा था और वो कोई घटना के आधार पर नहीं लिखा था। जो कुछ भी मुझे मालूम था इन नेताओं के बारे में, जो कुछ हिंदुस्तान के बारे में मालूम था, जो इनके दिमागी ढांचे को मैं जानता था, मेरे तर्क तो ज्यादा पुख्ता हैं क्योंकि वो तो सदियों वाले तर्क हैं और वो इन नेताओं के सिलसिले में 20-30 बरस की जानकारी वाले तर्क हैं। तो लेकिन घटना कोई नहीं थी। मैंने लिखा था ना कि ये बुढ़े लोग कुछ थक चले थे और समझते थे कि अब हम मरने वाले हैं और अब हम आजादी बिना इस्तेमाल किए हुए जल्दी मर जाएंगे, अब थके हुए थे। ठीक वो का वही शब्द मौसले ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू साहब से बंटवारे के संबंध में जब बातचीत चली तो उन्होंने कहा हम लोग बुढ़े और थके हुए लोग, हम में से, वो अंग्रेजी में शब्द होता है फ्यू कि जिसके मतलब है कोई नहीं, लेकिन एक कहने की शैली होती है कि हम में से बहुत कम तैयार थे फिर से जेल जाने के लिए। फ्यू का मतलब कोई नहीं तैयार था। खैर एक तो होंगे शायद, और एक कहने का ढंग है, जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे, हम थके थे, बुढ़े थे। ये सब घटनाएं उस किताब में हैं। तो इसके बाद से ये शक करना स्वाभाविक हो जाता है कि जिस तरह से अंग्रेजी भाषा को लेकर के एक पागलपन कहोगे नहीं, संतुलन खो बैठे हैं, काहे वो पागल बनाओ किसी आदमी को। तो एक मन में शक होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में शर्त थी कि आजाद हिंदुस्तान अंग्रेजी साम्राज्य का सदस्य रहेगा, कहीं ये शर्तनामा तो नहीं हुआ माउंटबेटन से किसी बातचीत में कि आजाद हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा को अपने घर की बागवानी बना करके रखेगा। ऐसा कुछ मालूम होता है जैसे ये सब बातें चल रही। और बस आखिरी चीज, और वो जो मैंने आपसे भूख के बारे में कहा था,
बराबरी की भूख, तो तर्क तो मैंने दे दिया था, लेकिन एक एक कड़ी उसकी नहीं बताई थी, जैसे वो अभी सामाजिक स्तर वाली थी। असल में भूख लगने से ही, यानी भूख रहने से भूख नहीं लग जाती। कोई बात साफ हुई ना? भूख रहने से ही भूख नहीं लग जाती। मान लो आप इतने बीमार हो गए हैं, भूख तो बहुत है, लेकिन उस भूख का आपको पता ही नहीं रहता। ऐसी एक अवस्था शरीर की आप समझ सकते हो ना। तो उस तरह से राष्ट्र के जीवन में तो ये बहुत होता है कि भूख तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो भूख लगती नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। तो भूख, जिस तरह से आजादी की भूख लगने के लिए कई चीजें हुई ना, यानी भूख की भावना, भूख लगी है, दिमाग में ये बात आई। एक दूसरे सिर्फ एक आदमी के दिमाग में नहीं आई, बल्कि समूह के दिमाग में आई। भूख लगने की भावना दिमाग में आए, व्यक्तियों के दिमाग में आए, फिर वो भावना समभावना होकर के पूरे समूह के दिमाग में आए, भूख का अनुभव हो, और फिर भूख के संतुष्टि करने की संभावना है, ये विश्वास भी दिमाग में आए। मान लो कोई आदमी भूखा हो जाता है, लेकिन अगर उसको ये ना सहारा रहे कि मैं अपने भूख को पूरा कर सकता हूं फलाने तरीके से, या तो भात दाल खा के या मिठाई खा के, और यहां से मुझे भात दाल मिल जा रहे, यहां से मिठाई मिल जाएगी, अगर उसके मन में ये शक रहे कि तो कोई मिलने मिलाने वाला है नहीं, तो क्या नतीजा होगा? शुरू में अगर कुछ ताकतवर आदमी है तो शायद तड़पे, लेकिन बाद में तड़फन भी एक ऐसे हद पे चली जाती है कि जब वो तड़पना बंद कर देता। और इसीलिए अकाल के मौके पर जब राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान की आह्वान देती हैं कि आओ कुछ करो, तो जब आदमी 6-7 दिन भूखा रह लेता है, तो बाकी के जो 20-30 दिन या 15 दिन भूखे रह के प्राण छोड़ता है ना, तो उस 15 दिन में फिर उसकी कोई ताकत नहीं रह जाती, न मन की न शरीर की, वो कुछ निर्जीव जैसा हो जाता है। इतना तो अंदाजा लगा लेते हो ना, पहले 5-6 दिन तो तड़पन में वो कुछ कर सकता है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जैसे देश की व्यापक सैद्धांतिक ऐतिहासिक मामलों में कुछ इस तरह की हालत हो गई कि पहले 5-7 दिन की भूख की तड़पन में कभी हमारे लोग तड़पे होंगे 1000, 200, 500, 1500 बरस पहले, लेकिन आज वो तड़पन नहीं, आज भूख की भावना नहीं, भूख को उसकी संतुष्टि करने का विश्वास तक नहीं है कि हम उसको संतुष्टि कर सकते हैं। अब जैसे जितने खेत मजदूर हैं या छोटे मोटे मजदूर हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो बिल्कुल दबे हुए 80-90 सैकड़ा जनता है, उसके मन में ये विश्वास है ही नहीं कि हिंदुस्तान कभी सुधर सकता है, यहाँ का छोटा आदमी कभी राजा बन सकता है, यहाँ पर कभी गैर बराबरी मिट सकती है, बराबरी कायम हो सकती, उसको ये बिल्कुल विश्वास है ही नहीं। तो जब भूख के संतुष्टि की संभावना के ऊपर विश्वास नहीं है तो भूख लगेगी कैसे? तो जब मैंने कहा था ना कि बराबरी की भूख लगाओ, तो हो सकता है आपने जो कुछ लोगों ने सोचा होगा अरे बराबरी की भूख तो है ही, तो खाली पेट में रहने से या बराबरी के भूख की अवस्था होने से बराबरी की भूख नहीं लग जाया करती। तब जो मैंने चीजें गिनाई हैं उनमें कुछ तो है दिल वाली, कुछ है दिमाग वाली। अब जैसे तड़पन, भावना, ये सब तो दिल वाली है, और दिल दिमाग तो कहीं ऐसे मत समझ लेना दिल यहाँ पर है छाती में और दिमाग यहाँ पर है खोपड़ी में। असल में दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह है, वो खोपड़ी में है। नसें एक ही है, नसें अलग अलग हैं, लेकिन खोपड़ी के अंदर ही दिल दिमाग है। ये तो खाली एक कविता के सबब से अलग अलग समझ लिया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि दिल कहीं हृदय है, कहीं और जगह है शरीर का, और दिमाग कहीं सिर में है। ये शारीरिक ढंग से बिल्कुल गलत है। जानते हो ना इस बात को? आप में से कई नहीं जानते होंगे, तो ये भी जरा मेहरबानी करके ख्याल रखना कि समाजवादी युवक हो जाने से कोई ज्ञान हो जाता है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान में भी आप जिस तरह के महापंडित हो वो भी थोड़ा बहुत ऐसे सम्मेलनों से सीख करके जाना। तुम जानते थे इस बात को जो हमने अभी बताया? तो चलो खैर, एक ने तो सुना था कम से कम, अभी सुना था कि और कहीं सुना था। खैर, तो
ये जो शरीर का हिस्सा है इसमें तो खाली खून को मतलब इधर उधर घुमाने की ताकत है, ये सही है, उसके सही से कुछ नतीजे निकलते हैं। अगर जरा दिल तेज काम करने वाला है तो भावनाओं पर उसका चाहे असर पड़ जाता है, लेकिन दिमाग की जो चीज है वो नसें वहीं पे हैं, भावना और दिमाग यानी सोचना। अच्छा, मैं खाली सोचने वाली बात को कह रहा हूं। जैसे भूख को संतुष्ट करने की संभावना का विश्वास, इसका तो दिल से संबंध नहीं है ना, भावना से संबंध नहीं, ये तो दिमागी बात है। विशिष्ट और एक तरह से विशुद्ध तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अधिकतर ये दिमागी बात कि दिमाग से लोगों को विश्वास दिलाओ कि भूख का संतोष किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो भूख तुमको लगी है उसको दिमाग में लाओ, उसकी भावना दिलाओ, और एक को नहीं बल्कि समूह को दिलाओ, तो ये सब दिमाग वाली बातें हो जाती हैं। इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि अब समाजवादी युवक सभा को अपना कर्तव्य, ये 5 साल में 1 साल के आंदोलन और 9 दिन की सत्याग्रह वाली नौटंकी वगैरह से संतोष नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह का आप भी मैं बड़ा जबरदस्त हिमायती हूँ, हथियार वाले मामले से आपको मालूम हो ही गया होगा। यही एक सिद्धांत है जो दुनिया को बचाएगा। आप में से कोई व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी के यानी 12 महीने में से 7, 8, 9, 10 महीने जेल में रह लेता है तो मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अब भी कहूंगा इस आज की अवस्था में, जबकि मैं सामूहिक सत्याग्रह के खिलाफ इतना बोल रहा हूं। लेकिन इतना निश्चित आप समझो कि आज हमारे पार्टी में या समाजवादी युवक सभा में या और कहीं बकवास और जबानी जमाखर्च सत्याग्रह के बारे में होता है 4 साल 5 साल, और फिर नौटंकी खिलती है 9-10 दिन की। इस अवस्था से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया हूं, और आप में से हर एक को घबरा जाना चाहिए। उसके अलावा घबराहट इस बात से आनी चाहिए कि दिमागी काम हमारी तरफ से बिल्कुल बंद हो गया, प्रायः बिल्कुल बंद हो गया। फिर से संकोच के मारे प्रायः कह देना चाहता हूं। तो उसको करने के लिए और इन सब कारणों से कि सारे देश को, नौजवानों को समलक्ष्य, समदृष्टि और समबोध देने के लिए भावना और दिल से काम नहीं चलेगा। बराबरी की भूख को समूह के रूप में जगाने के लिए अगर वो जग जाती, फिर आपको परिपत्र और चिट्ठी और मंत्री और सभापति इन सब की जरूरत कहां पड़ेगी। फिर जो मैंने परसों आपको किसे सुनाए थे, फिर तो समलक्ष्य संबोध होकर के जरा सा एक बात चलेगी कि है अंग्रेजी अकाउंट होगा तो 50,000 आदमी एक साथ एक मन लेकर के एक तरफ चल पड़ेंगे। या समाजवादी युवा सभा हो रही है, वहां पे भाई कुछ सामाजिक तत्वों पर बातचीत होगी, चलो भाई 10,000 आदमी और लड़कियां चल जा रहे हैं, तो समलक्ष्य और समबोध वो दिमागी तब्दीली से ही हो सकता है। और दिमागी तब्दीली के लिए आप अपने अपने इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर अब ये न्याय सभा या वाद विवाद सभाओं का सिलसिला करना, बस इतनी बात।